कहानी शुरू करते एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कि क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहे हैं? इसके जवाब की तरफ जाने से पहले कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं और शुरू करते हैं 1990 से। 1990 के आसपास जो लोग जन्मे थे उनकी लाइफ चिल्ड चल रही थी। दुनिया प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा ऑसम स्पेस में थी। चारों तरफ इकोनॉमिक बूम हो रहा था, परचेजिंग पावर बढ़ रही थी, नौकरियों और स्टार्टअप की बहार आ रही थी कि तभी कोविड के रूप में 100 साल बाद सबसे भयानक पैंडेमिक ने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक समय लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन पैंडेमिक की आहट के बीच ब्रेग्जिट करके यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया। जब पैंडेमिक से दुनिया सोबरिटी की तरफ लौटने की कोशिश कर रही थी तभी 20 सालों तक अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर का झंडा बुलंद करने वाला अमेरिका तालिबान के डर से उल्टे पांव अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। ये सब बहुत सोबरिंग एक्सपीरियंस था और लग रहा था कि पैंडेमिक की मार के बाद दुनिया में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा कि तभी 2022 की फरवरी में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लगा था कि हमले के बाद रूस झटके में ये जंग जीत जाएगा, लेकिन न सिर्फ ये युद्ध अभी तक चल रहा है बल्कि रूस में गृह युद्ध होते होते रह गया। ऐसे में सवाल वापस से वही है कि क्या पुतिन अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। येवगेनी प्रिगोजिन रूस में जो तख्ता पलट करने निकले थे उसकी तुरंत हवा निकल गई, लेकिन हवा निकलने से पहले येवगेनी के भाड़े की फौज वैगनर वाले रूस की राजधानी मॉस्को को लगभग छू कर लौटते हुए येवगेनी ने मोरल हाई लिया कि गृहयुद्ध छेड़कर वो रशिया वालों का खून नहीं बहाना चाहते थे। लेकिन मॉस्को तक मार्च के दौरान उनकी भाड़े की फौज ने 7 रूसी एयरक्राफ्ट मार गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 7 एयरक्राफ्ट गिराए जाने में रूस के 13 एयरमैन की जानें चलेगी। मतलब रूसी खून तो बहा, वो भी रशिया की ज़मीन पर। एनालिस्ट का कहना है कि ये काम तो 1 साल के युद्ध में, 1 साल से ज़्यादा के युद्ध में यूक्रेन भी नहीं कर पाया। ऊपर से हैरत की बात यह है कि रोस्टोव से मॉस्को के लिए निकले वैगनर वालों को रूस की सेना की तरफ से किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। जिस दिन ये सब अपनी पीक पर था उस दिन पुतिन ने देश के नाम एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने येवगेनी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने वैगनर के कदम को राजद्रोह बताते हुए इसे कुचलने का आदेश दिया और अंत में येवगेनी और वैगनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मीडिया एनालिसिस में ये कहा जा रहा है कि येवगेनी और वैगनर वालों की म्यूटिनी चाहे जितनी छोटी रही हो, इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक्सपोज हो गए। एक्सपोज तो वैगनर और रशिया के डिफेंस लीडरशिप के बीच का जो तनाव था वो भी हो गया। वैसे अगर आप पुतिन को देखते हैं तो उनकी छवि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की रही है। एबरेशंस को छोड़ दें तो 2 दशक से ज़्यादा समय तक वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रशिया को अपने हिसाब से चलाते रहे हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी रूस के हर मामले में पुतिन की छाप रही है। लेकिन पुतिन जब से सत्ता में आए हैं तब से पॉसिबली पहली बार येवगेनी की वैगनर ने मार्च ऑफ जस्टिस जो की और उसमें जो मॉस्को को छूने की कोशिश की, वो पुतिन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। पुतिन के दौर के रूस के इतिहास में इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। शायद यही वजह है कि येवगेनी के कदम को विद्रोह बताते हुए उन्होंने इसे कुचलने का आदेश दिया था। लेकिन इस बंदे और इसके भाड़े की फौज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि आखिर ये इंसान इतना ताकतवर कैसे हो चुका है कि पुतिन और रूस को इसके सामने झुकना पड़ा। मतलब इतना ही नहीं हुआ है, दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आगे आना पड़ा। डील भी किन शर्तों पर हुए ज़रा वो भी सुन लीजिए। डील के तहत येवगेनी ने रूस की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को हटाने की मांग रखी है। जिन्हें हटाए जाने की मांग है उनमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल हैं। इनके बारे में येवगेनी लंबे समय से भला बुरा कहते रहे हैं और इन्हें हटाने की मांग करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उसने अपने भाड़े की फौज को पीछे खींच लिया और सूत्रों के मुताबिक खुद बेलारूस चला गया। अपने टेलीग्राम पर अपना साइड रखते हुए उसने कहा कि मॉस्को तक वो अपने लोगों को लेकर इसलिए पहुंच गया था क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाहता था। प्रोटेस्ट इस बात का कि यूक्रेन में रूस का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा है। यार इस तरीके का प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी में भी नहीं होता कि फ़ौज लेकर कोई देश की राजधानी तक पहुंच जाए, ऊपर से उसको इम्यूनिटी दी जाए। वैसे इस मामले को लेकर पब्लिक डोमेन में काफ़ी खिचड़ी जैसी इन्फॉर्मेशन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येवगेनी पर जो चार्जेस लगाए गए थे वो हटाए नहीं गए और इन चार्जेस के तहत उसे 12 से 20 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन डिक्टेटरशिप की ब्यूटी यही होती है, यहाँ मीडिया के मुंह पर इतना बड़ा ताला लगा होता है कि पता नहीं चलता कि उस देश में चल क्या रहा है। ऐसे में कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन जो है वो तैरती रहती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन क्राइसिस के बीच अपने पहले संबोधन के बाद पुतिन गायब हो गए थे। लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे थे कि वो कहाँ हैं। खैर वो लौट आए हैं और उन्होंने अपने देश में जो कुछ भी हुआ उसका ठीकरा पश्चिमी देशों पर फोड़ दिया। लेकिन गले नहीं उतरने वाली जो बात है वो ये कि पुतिन खुद KGB के एजेंट रहे हैं। रशिया के खुफिया तंत्र को वर्ल्ड क्लास माना जाता है। ऐसे में मान भी लिया जाए कि वेस्ट का इसमें हाथ था, फिर भी रशियन खुफिया तंत्र एकदम एक्सपोज दिखाई देता है। ये तब हुआ है जब रूस जैसे डिफेंस पावर का 17 महीने से यूक्रेन के साथ युद्ध
युद्ध चल रहा है और उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना है। दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि न्यूक्लियर पावर रशिया में जो सिविल वॉर है वो टल गया, लेकिन आफत की बात यह है कि पुतिन और येवगेनी दोनों ही सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं। कहते हैं कि येवगेनी पुतिन का खड़ा किया हुआ प्यादा है, फिर भी उनके साथ खेल कर गया। कम से कम अभी तक तो यही लग रहा है। वैसे रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री और वैगनर वालों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। फरवरी महीने में रशिया यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे होने के समय से ही येवगेनी रूस के डिफेंस मिनिस्टर पर लगातार हमले कर रहा था। उल्टे वैगनर वालों ने कई मामलों में रूस से अच्छा परफॉर्म किया यूक्रेन के वॉर में, जिसके बाद उन्हें रूसी फौज में मिलाने की कोशिश हुई। येवगेनी को लगा कि ऐसा करके वैगनर को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। ऐसी तमाम वजहों से उसने जो कदम उठाया उससे जुड़ी तमाम जानकारी अभी तक जो पब्लिक डोमेन में वो मोटा मोटी स्टोरी में मैंने आपको दे दी। लेकिन वापस से सवाल वहीं से शुरू वाला आ जाता है कि जब से युद्ध हुआ है तब से अब तक, और अब फाइनली अपने ही घर में गृह युद्ध के नाइटमेयर से उबरते दिख रहे हैं पुतिन क्या अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। वो अब क्या करेंगे? कुछ रेडिकल करेंगे, क्योंकि अपने करंट स्टेट में वो अपने बेस्ट स्टेट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।